नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी एकाकी नहीं है जीवन। वह उठी और बालकनी की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा एक ओर सरकाकर खिड़की खोल दी। बाहर से हवा का एक हल्का सा झोंका कमरे में आया और उसके वस्त्रों, बालों और अनुभूतियों को स्पर्श करता हुआ कमरे में विद्यमान प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करने लगा। पेपर वेट से दबे कागज के पन्ने फड़फड़ाने लगे। हवा में हल्की सी ठंडक थी। यह ठंडक उसे अच्छी लग रही थी। उसने खिड़की यूं ही खुली छोड़ दी थी तथा कमरे को व्यवस्थित करने लगी। चीजों को ठीक करते करते उसकी दृष्टि दीवार घड़ी की तरफ उठी। घड़ी प्रातः के 6 बजा रही थी। कमरे को व्यवस्थित करने के उपरांत उसके कदम शीघ्रता से रसोई की तरफ बढ़ चले। रसोई में जाकर सदा की भांति वह पुनः सोच में पड़ गई कि वह क्या करे, क्या भोजन बनाए। कुछ समझ नहीं पा रही थी, किंतु कुछ न कुछ तो उसे बनाना ही पड़ेगा। वह अकेली है। अकेले खाने पीने में उसकी विशेष रुचि नहीं होती है, किंतु अनिच्छा से ही सही कुछ तो भोजन उसे बनाना पड़ेगा। शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक। यह सोचकर स्वयं के लिए ही सही वह भोजन बनाने का उपक्रम करने लगी। कुछ ही क्षणों में काम वाली ने दरवाजे की घंटी बजाई और वह रसोई से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ चली। दरवाज़ा खोलने के पश्चात वह काम वाली को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ड्राइंग रूम को साफ करवाने लगी। घर की साफ सफाई से लेकर घर गृहस्थी के प्रत्येक कार्य प्रतिदिन होते हैं। यद्यपि माह के अधिकांश दिनों में इस बड़े से घर में रहने वाली वह अकेली होती है। पति स्थानांतरण के पश्चात दूसरे शहर में नौकरी करते हैं तथा रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में ही घर आ पाते हैं। उसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इस शहर से दूर बेंगलोर में पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा अंशुमान बीटेक कर रहा है तो छोटा मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। दोनों बेटे पूरे वर्ष में 1 या 2 बार घर आ पाते हैं, वो भी तब जब किसी पर्व पर अवकाश की अवधि कुछ लंबी हो। बच्चे जब से बाहर शिक्षा ग्रहण करने चले गए हैं तब से वह अकेली ही रहती है। घर के कार्यों को निपटाने के पश्चात वह बैंक जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। वह बैंक में नौकरी करती है। यह उसके लिए अच्छा है। दिन भर बैंक के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उसे अकेलेपन का आभास अधिक नहीं होता है और जीवन के दिन अपेक्षाकृत सुगमता से व्यतीत होते जा रहे हैं। आज शनिवार होने के कारण वह बैंक से कुछ शीघ्र घर आ गई। घर आकर फ्रेश होने के पश्चात वह ड्राइंग रूम में आराम से बैठ गई। फुर्सत के इन पलों में उसकी इच्छा कॉफ़ी पीने की हो गई। ड्राइंग रूम से उठकर वह रसोई में जाकर स्वयं के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कुछ क्षणों पश्चात उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल के घंटी के स्वर सुनते ही वह प्रसन्न हो गई, यह सोचकर कि कदाचित यह बच्चों का फ़ोन हो। वह तीव्र गति से फ़ोन की तरफ बढ़ी। फ़ोन उठाने पर ज्ञात हुआ कि यह फ़ोन ऑफिस से बॉस का था। उन्होंने कुछ आवश्यक जानकारी हेतु फ़ोन किया था। वह मायूस सी ड्राइंग रूम में बैठकर धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी पीते पीते तीव्र होते विचारों के प्रवाह तथा फुर्सत के ये चंद पल उसे स्मृतियों के अथाह सागर में ले जाने लगे, जैसे ये अभी कल की बात हो। दोनों बेटे स्कूल जाते थे। उन दिनों वह कुछ अधिक व्यस्त रहती थी। सुबह उठकर बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना। शाम को जब वे स्कूल से लौटते तो पसीने से लथपथ बच्चों की मासूमियत देखकर वह प्रसन्न हो जाती। सुबह बच्चे जो ड्रेस साफ सुथरी पहनकर जाते, शाम को लौटते समय तक वह अस्त व्यस्त हो धूल मिट्टी से मैली हो चुकी होती। छोटा बेटा अंशुल अत्यंत मासूम था। उसकी खिसकती पैंट व टाई को देखकर उस पर बरबस स्नेह उमड़ पड़ता था। पति व बच्चों के साथ आपाधापी व व्यस्तता भरे 19 वर्ष किसी परिंदे की भांति थे जो पंख लगाकर उड़ गए। बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि वह बाहर जाकर शिक्षा पूरी करने के बारे में चर्चा परिचर्चा करने लगे। यह चर्चा परिचर्चा यथार्थ में जब तब्दील हुई तब उसे उस विछोह की अनुभूति हुई जो उसे विवाह के समय माता पिता का घर छोड़कर आने पर भी नहीं हुई थी। बड़े बेटे अंशुमान को ट्रेन में बैठाकर
घर आने के पश्चात वह खूब रोई। रुदन के ये आंसू पति के सांत्वना व छोटे बेटे के दुलार मनोहार से शीघ्र नहीं सूख पाए थे। अंशुमान को गए 2 वर्ष भी न व्यतीत हुए थे कि छोटे बेटे अंशुल का भी दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। एक दिन मैं उसे भी ट्रेन में बैठाकर घर आई। रोई। यह बंगले नुमा बड़ा घर साएं साएं करता हुआ मुझे अकेले होने की अनुभूति करा रहा था। समय चक्र अपनी गति से चलता है। वह हमारी अनुभूतियों से अनभिज्ञ निरंतर आगे बढ़ता है। समय चक्र के साथ साथ ऋतुओं का आगमन व प्रस्थान भी होता है। सभी पर्व भी आते हैं जाते हैं। मानव हृदय भी इन सब में शैने शैने जीना सीख लेता है। यह अकेलापन मेरा अपना था, नितांत निजी, अभेद। इसको न तो किसी पर्व का उल्लास तोड़ पाता, न ये खुशनुमा ऋतुएं। अकेलेपन की इस पीड़ा को किसी के समक्ष मैं व्यक्त भी नहीं कर पाती थी। पति व बच्चों के बिना यह अधूरे से दिन कट तो जाते, किंतु हृदय के खालीपन को न काट पाते। मन में सदैव अच्छे बुरे विचार आते रहते थे। एक माँ का हृदय यही सोचता कि बच्चों ने भोजन किया या नहीं, कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। वह अकेले ही चिंता करती, वह अकेले ही अपने हृदय को सांत्वना भी देती। पति जब रविवार को घर आते तो व्यस्तता बढ़ जाती। वह अपनी बचकानी अनुभूतियों को उनसे बांट भी न पाती और वह चले जाते। हाँ, ये अनुभूतियाँ बचकानी ही तो थीं, क्योंकि बच्चों से फ़ोन पर उनका कुशल क्षेम पूछते हुए जब कभी वह अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराती, बच्चे हंस पड़ते तथा वे उसे अपना व अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का सुझाव दे डालते। आज फुर्सत के इन पलों में उसे पुनः बच्चों से बातें करने की इच्छा जागृत हो गई। वह अंशुमान को फ़ोन मिलाने लगी। अंशुमान कॉलेज से हॉस्टल लौट आया था। उसने फ़ोन उठाया। वह बताने लगा कि उसकी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, अतः वह परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त है। वह उसके खाने पीने इत्यादि की फिक्र न किया करे। अंशुमान से बातें करके उसे लगा कि व्यस्तता के कारण वह माँ से अधिक लंबी बातें न करके बातों को अतिशीघ्र समाप्त कर देना चाहता हो। उसे भी बच्चों की कुशलता की जो जानकारी चाहिए थी वह प्राप्त हो गई। तब पश्चात उसने छोटे बेटे अंशुल से भी दूरभाष से बातें की, कुशल क्षेम पूछा। वह भी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त था तथा सब कुछ ठीक था। बच्चों से बातें करके उसे यह अनुभव हुआ कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं एवं उसे उनकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। वह पुनः बैठ गई, जैसे अब करने को कुछ शेष न बचा हो। बच्चों से बातें करके हृदय हल्का हो रहा था, किंतु वह जानती है कि इन बातों का प्रभाव कुछ देर ही रहेगा। वह पुनः अकेली बैठकर सबके लिए सोचेगी। अच्छे बुरे विचार पुनः हृदय में आने लगेंगे। वह माँ के इस हृदय को, उसकी ममता को बच्चों से किस प्रकार विलग होने दे। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी वह अस्वस्थता का अनुभव करने लगती। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने उसे उच्च रक्तचाप की समस्या बताई तथा औषधियाँ भी दी। वह उन औषधियों को नियमित रूप से लेने लगी है। कभी कभी तो उसे अत्यंत कमजोरी का अनुभव होता है, मानो शरीर से संपूर्ण स्फूर्ति सूख गई हो। घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, यहीं तक उसकी जिंदगी सिमट कर रह गई हो। जीवन में अकेलेपन के साथ साथ निरस्ता व्याप्त होने लगी है। सर्दियां समाप्त होने वाली हैं। मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। ऋतुएं कब शैने शैने परिवर्तित हो जाती हैं, यह हमें पता तब चलता है जब ऋतुओं का प्रभाव हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। शाम कुछ विलंब से ढलने लगी है। प्रातः सायं की हवाओं में कंपन कम हो गई है, अच्छी लगने लगी हैं। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। कोयल की कूक यदा कदा सुनाई देने लगी है। कदाचित आम के वृक्षों पर बौर हंस गए होंगे। खेतों में भी पीले सरसों के फूल लहलहा रहे होंगे। नव पुष्प, नव पल्लव, सृष्टि का नव श्रृंगार, यही तो है वसंत। किंतु यह वसंत उसे पतझड़ के सदृश क्यों आभासित हो रहा है? नव पल्लव तो विकसित हो रहे हैं, किंतु बहुतायत। पुराने पत्ते भी गिर रहे हैं, हवाओं में भी रूखापन है। इस प्रकार की अनुभूति
मेरी इस मन स्थिति के कारण भी हो सकती है। अगले माह होली का पर्व है। उसे इस पर्व की प्रतीक्षा है, क्योंकि बच्चे इस पर्व पर घर आ रहे हैं। इस पर्व पर उनकी छुट्टियों की अवधि कुछ लंबी होती है। ये चंद दिन व्यस्तता भरे व उल्लासपूर्ण होंगे। वह जानती है अवकाश के ये दिन भी व्यतीत हो जाएंगे, उल्लास के ये पल भी नहीं रहेंगे। सब चले जाएंगे अपनी अपनी व्यस्तताओं के बीच, अपने ढंग से अपना जीवन जीने। बच्चों ने आत्मनिर्भरता की तरफ अपने नन्हे पग बढ़ा दिए हैं। हाँ, उनके पग नन्हे ही तो हैं, क्योंकि वह अभी तक तो माँ पिता की उंगली पकड़कर चल रहे थे। अब दूसरे शहर में जाकर वह अपने अनुसार भी सोचने लगे हैं। शैने शैने माँ पिता की आश्रय की छांव से दूर वह आत्मनिर्भर होते जाएंगे। अपने जीवन की रूपरेखा वे स्वयं निर्धारित करेंगे, जैसा कि वह जानती है और देख भी रही है कि शिक्षा के उपरांत भी बच्चे नौकरियों के लिए माता पिता से दूर, अपने शहर से दूर जाने में भी संकोच नहीं करते। भूमंडलीयकरण के इस युग में किसी को सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। इस समय उसे अपनी ही कविता की कुछ पंक्तियां स्मरण हो आईं। नभ का वह सुनहरा क्षितिज, सांझ ढल रही धीरे धीरे, फाख्ता कर रही निर्माण, एक नवनीण का, उड़ने दो बसने दो परिंदों को नवनीण में। उसने कभी पढ़ा था कि मनुष्य जीवन की सार्थकता उसकी व्यस्तताओं में है। खाली मस्तिष्क चिंताओं का घर होता है। उसे प्रकृति से प्रेरणा लेनी होगी। नव पल्लव, नव निर्माण, नव नीड़, यही तो है प्रकृति का शाश्वत नियम। नव सृजन हेतु परिंदों को नभ में उन्मुख तोड़ने देना होगा। उसे स्वयं को एक नव पथ पर ले जाना होगा। वह पथ होगा कुछ रचनात्मक व्यस्तताओं का। इस पथ पर चलकर वह समाज के वंचित लोगों के लिए कुछ करेगी। अपना वह समय जिसे व्यर्थ की चिंताओं में व्यतीत करती थी, उस बहुमूल्य समय को वह ऐसे लोगों के बीच व्यतीत करेगी। इसके लिए उसने मार्ग चुना है वृद्ध आश्रमों में तिरस्कृत पड़े उन लोगों की सेवा का, जो समाज की नींव के पत्थर हैं, किंतु उपेक्षित व अदृश्य हैं। उन्हें तो बस आवश्यकता है कि समाज को दिए उनके अमूल्य योगदान को समझा व सहारा जाए। दो शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त किया जाए, न कि उन्हें अयोग्य व बेकार पड़ी कोई वस्तु समझा जाए। अगले दिन कार्यालय से घर लौटते समय वह शहर के एक वृद्धाश्रम में गई। वहां पहुंचकर उसने समझा कि संध्या की अवधि दिन की भांति लंबी कदाचित न हो, किंतु प्रकाश के अभाव में यह अमावस की भांति स्याह हो जाती है। संध्या काल में भी इसी अमावस की अनुभूति यहाँ के वृद्धजन कर रहे हैं। उसने उन बुजुर्गों से बातें की। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। उसने यह भी देखा कि उससे बातें करके उन वृद्धजनों के चेहरे पर एक आत्मीय मुस्कान फैल गई थी। बाहर आकर वह बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी। उसने निश्चय कर लिया कि प्रतिदिन कार्यालय से लौटते समय अपनी शाम के उन निरर्थक पलों को वह इन वृद्धजनों के बीच व्यतीत करेगी। उन व्यर्थ पलों को सार्थक व उद्देश्यपूर्ण बनाएगी। यह बात वह पति व बेटों को शीघ्र बता देना चाह रही थी। वृद्धाश्रम के गेट के बाहर आकर गाड़ी में बैठते ही उसने सर्वप्रथम अपने पति को फ़ोन मिलाया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की व प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम अब हम सबकी चिंता करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रही थी। यह तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। बच्चे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि माँ, आप उन वृद्धजनों की देखभाल करके एक नेक कार्य कर रही हैं। आप अनुकरणीय हैं। हमें गर्व है माँ आप पर। ये बातें उसका उत्साहवर्धन कर रही थीं। उसे भी तो अपनी एकाकी शाम किसी उद्देश्य के लिए समर्पित करनी है। उसने गाड़ी के शीशे से आसमान की तरफ देखा। कविता की पंक्तियों की भांति क्षितिज सुंदर सुनहरा हो रहा था। संध्या का आगमन होने वाला था। परिंदे आसमान में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। उसके हृदय में भी आनंद की अनुभूति आहिस्ता आहिस्ता व्याप्त होती जा रही थी। वृद्धाश्रम से लौटने के पश्चात उसे आभासित हो रहा था कि संध्या काल भी उतना ही मनोहारी हो सकता है जितना कि सूर्योदय। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी एकाकी नहीं है जीवन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।